एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है 5, जो जल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये है 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। जिन लोगों को नोट्स लेना है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 250 रुपये पे करना है और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख के, इस सीरीज़ को देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जल के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जल का वितरण। जल का वितरण जो है कैसे है पृथ्वी पर, इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो है महासागरों में। 97.3% जो जल है वो सिर्फ महासागरों में है। उसके बाद है यहाँ पे नदियाँ। 0.0001% जो जल है वो नदियों में है। बर्फ़ के बारे में दिया गया है कि 0.2% जो जल है वो बर्फ छत्रक के रूप में है। और वायुमंडल में 0.0019% जो है वायुमंडल में है। भूमिगत जल जो है वो 0.68% है। झील जो कि अलवड़ जल है यानी कि फ्रेश जो वाटर है वो 0.009% है। स्थानीय समुद्र व नमकीन झीलें, उसमें जो जल की मात्रा है वो 0.009% है। तो ये है पूरे पृथ्वी पे जल का वितरण। उसके बाद ये टोटल 100% ये जल जो है ये पृथ्वी पे बटा हुआ है विभिन्न भागों में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है 97.3%। उसके बाद दिया गया है महासागरीय परिसंचरण के बारे में। महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? महासागरों की गतियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये जो गतियां हैं महासागरों में, जो जल की गति है उसमें तरंग क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होते हैं और धाराएं क्या होती है, इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये तरंगे हैं और यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा ये सब पानी है और पानी में ही ये ऊपर तक जा रही है ऐसे और फिर ये नीचे की तरफ गिर रही है और ये है तरंगे। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता एवं गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तो ये है महासागरीय तरंग। उसके बाद ये जो तरंग है इनके उठने के कारण क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। यानी कि तरंगें जो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली होती है उसे ही सुनामी कहा जाता है। और इनका कारण है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे जो भूस्खलन होता है वो। अब तक सबसे विशाल 150 मीटर की तरंगें हैं और ये 700 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती हैं। 2004 में इंदिरा पॉइंट डूब गया था इसी तरंग के कारण। उसके बाद अभी हम तरंग को देख रहे थे, इसके बाद हम देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो है ये दिन में 2 बार महासागरीय जल का नियम से उठना एवं गिरना जो है ज्वार भाटा कहलाता है। 2 बार यानी कि पूरे दिन में 24 घंटे में 2 बार जल का नियम से उठना और गिरना ये ज्वार भाटा कहलाता है। इसमें ज्वार जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई तक महासागरीय जल का उठना एवं तटों को डुबो देना ज्वार कहलाता है। यानी कि जल जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठती है और तट उसके डूब जाते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। और भाटा जो है जल का अपने निम्नतम स्तर पर तट से पीछे हट जाना, यानी कि जो उनका तट है उससे बहुत पीछे तक हट जाना निम्नतम स्तर तक, ये भाटा कहलाता है। तो यही है ज्वार भाटा। अब इसके कारण क्या है ज्वार भाटा के, यहाँ पे देखिए इसके कारण सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ज्वार भाटा आते हैं। प्रकार जो है इनका उच्च ज्वार भाटा जिसको बृहद ज्वार कहते हैं और निम्न ज्वार भाटा जिसको लघु ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर जो है ये गलत, यहाँ पे ये फिगर बनाते समय थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा उच्च ज्वार भाटा जो है वो ये है, 2 स्थिति होती है जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। और निम्न ज्वार भाटा जो ये है ये उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बृहद ज्वार बना दिया था जो कि लघु ज्वार भाटा है और ये है बृहद ज्वार भाटा। इनकी स्थिति देखिए। सबसे पहले हम लघु ज्वार भाटा को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये चंद्रमा है और ये है पृथ्वी और ये है सूर्य।
यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के ऊपर है। तो ये स्थिति है लघु ज्वार भाटा की। देखिए ये समकोण एकदम बन रहा है इनके बीच, पहले ऊपर चंद्रमा, नीचे पृथ्वी, और पृथ्वी के ठीक सामने जो है सूर्य है। तो ये जो है लघु ज्वार भाटा की स्थिति है। अब इसमें देखते हैं बृहद ज्वार भाटा की स्थिति। तो ये देखिए सूर्य, बीच में चंद्रमा और उसके बाद पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में है, तब है बृहद ज्वार की स्थिति। यहाँ पे देखिए ये चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी है और सूर्य है, ये तीनों एक सीध में है। यानी कि चंद्रमा या पृथ्वी दोनों बीच में रहे और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में रहे, तो ये बृहद ज्वार भाटा की स्थिति होती है। अब चंद्रमा भी बीच में हो सकता है और पृथ्वी भी बीच में हो सकती है, लेकिन तीनों एक सीध में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिससे निम्न ज्वार भाटा आता है। चांद अपने अंतिम चतुर्थांश में होता है, तब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। अब देखिए महासागर कहाँ है, तो ये पृथ्वी पे है और इनका जो गुरुत्वाकर्षण है वो विपरीत दिशाओं में, ये सूर्य का और ये चंद्रमा का अपने विपरीत दिशाओं में पड़ता है महासागरीय जलों पर, जिससे निम्न ज्वार भाटा आता है। अब बृहद ज्वार भाटा के बारे में दिया गया है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है। अब यहाँ पृथ्वी है तो भी चंद्रमा के निकट पृथ्वी का जल है, और फिर पृथ्वी मान लीजिए कि यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है तो भी चंद्रमा जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जल जो है चंद्रमा के निकट है, तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसे उच्च ज्वार आते हैं। तो ये है बृहद ज्वार और उच्च ज्वार की स्थिति। ये एग्जाम में जब आता है बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का जो एक सीध में होना या समकोण पे होना जो है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ज्वार भाटा में ये कन्फ्यूजन होती है कि ज्वार ऊपर उठते हैं और तटों को डुबोते हैं, या भाटा ऊपर उठ के तटों को डुबोते हैं। तो याद रखना है कि ज्वार जब ऊपर उठ के तटों को डुबोते हैं उसे ज्वार कहते हैं, और भाटा अपने पीछे जब निम्नतम स्तर पे जल पहुंचता है उसे भाटा कहते हैं। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं, बृहद ज्वार भाटा के फायदे क्या हैं। उच्च नौ संचालन में सहायक होता है, यानी कि जो नाव वाली वहाँ पे स्थिति होती है, नाव चलाने की जो स्थिति है उसमें बहुत ही सहायक होता है। जहाज चलाने में भी सहायक होता है, जहाज चालन में सहायक, मछली पकड़ने में सहायक और विद्युत उत्पादन में सहायक। तो ये 4 फायदे काफ़ी हैं बृहद ज्वार भाटे के, जो आपको लिखने को आ सकते हैं मेंस में, या फिर क्योंकि ये जो है ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि 11 का जो बुक है, जो कहा जाता है कि उसको तो मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल ज्योग्राफी है। तो उसी का यही चीज़ आप वहाँ पे देखेंगे और भी विस्तार में, जो यहाँ पे आप बेसिक देख रहे हैं। उसके बाद है महासागरीय धाराएँ। यह निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। अब यहाँ पे परिभाषा देखिएगा, निश्चित दिशा में, यानी कि इन धाराओं की दिशा जो होती है निश्चित होती है, और महासागरीय सतह पर, महासागर का जो सतह होता है यानी कि सबसे ऊपर होता है, वो नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, जिन्हें महासागरीय धारा कहते हैं। अब 2 तरह की महासागरीय जल धाराएं होती है, एक होती है गर्म जल धाराएं और दूसरी होती है शीत जल धाराएं। तो गर्म जल धाराएं जो होती है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि अब देखिए ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा ऊपर, ये है मकर रेखा, और ये है 66.5 डिग्री, और ये है 66.5 डिग्री उत्तर, और ये है यहाँ पे है पोल, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है साउथ पोल। तो ये भूमध्य रेखा से के निकट ये उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ध्रुवों की तरफ। तो इसे कहते हैं हम गर्म जलधाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है। शीत जलधाराएं जो होती हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के निकट उत्पन्न होकर भूमध्य रेखा उच्च अक्षांशों उष्णकटिबंधीय की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए ये जैसे 0 डिग्री है और ऊपर है ये पोल, तो यहाँ पे ये उत्पन्न होती है और ये भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, तो इसे कहते हैं शीत जलधारा। ठीक है, जैसे लेब्राडोर है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है स्टेटमेंट, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, यानी कि महासागरीय धारा जहाँ बह रही है उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, क्योंकि गर्म जब महासागरीय धारा होंगी तो वहाँ का क्षेत्र का तापमान कुछ और होगा, और जब ठंडी होंगी तो वहाँ के क्षेत्र का तापमान कुछ और होगा। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है, जैसे जापान व उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट।
और मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनका फेवरेट है। ये ज़रूर पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया था कि जहाँ जल धाराएं गर्म और ठंडी मिलती हैं वहाँ किस क्षेत्र के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। तो मत्स्य पालन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, जैसे जापान व उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है। गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरे वाला मौसम बनता है, जिससे नौ संचालन में बाधा होती है। लेकिन एक तरफ तो मछली पकड़ने में आसानी होती है, उसकी दूसरी तरफ ये जहाँ मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, जिससे नौ संचालन में बाधा होती है। तो इस तरह से हमने देखा गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अब देखिए ये लास्ट है, ये एनसीईआरटी का जो लास्ट में हमने लिखा है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। ये एक छोटा छोटा स्टेटमेंट दिया गया है वहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे लवणता के बारे में दिया गया है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा महासागर की जो होती है वो लवणता कहलाती है, और महासागर की औसत लवणता जो है वो 35 पर ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम जो है लीटर ये लवणता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाई जाती है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये था 5वां चैप्टर जिसका नाम था जल। हमने जल के बारे में देखा, जल का वितरण, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, और फिर हमने देखा महासागरीय धाराएं जो कि गर्म और ठंडी 2 प्रकार की होती हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।